हेलो दोस्तों नमस्कार। चलिए चलते हैं आज के वीडियो में। आज देखने वाले हैं कि टीजीटी पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं कुछ उनको जो इम्पोर्टेंट हैं उनको देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन करवाए थे, जो कि 20वां क्वेश्चन यहाँ आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा होगा। 20वां क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम बचत दर्ज की जाती है, यानी कि अधिकतम जो बचत है वो किस क्षेत्र में दर्ज की जाती है भारत में। ठीक है, तो इसका सबसे राइट आंसर आपने देखा था कि जो वो है घरेलू क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन था। अब हम देखेंगे 21 क्वेश्चन से, 21 नंबर से। चलिए चलते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है जो तो वो है, राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है। आपको यहाँ पे नहीं को विशेष ध्यान देना है कि नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है उत्पादक विधि द्वारा, निर्यात आयात विधि द्वारा, या आय विधि द्वारा, या फिर व्यय विधि द्वारा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय आय का आकलन है वो उत्पादक विधि द्वारा भी किया जाता है, और जो आय विधि है उसके द्वारा भी किया जाता है, और जो व्यय विधि है उसके द्वारा भी किया जाता है। लेकिन जो आपका बी ऑप्शन है, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यदि इसमें नए नहीं अगर नहीं दिए होता, यानी ये दिए होता कि राष्ट्रीय आकलन किन विधियों से किया जाता है, तो वो आपका पहला हो जाता, और सी हो जाता, और डी हो जाता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आय का आकलन है वो उत्पाद विधि द्वारा, आय विधि द्वारा तथा व्यय विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से ब्याज दर में भिन्नता का कारण क्या है। ठीक है, ये गलत लिख गया है थोड़ा। निम्न में से ब्याज दर में भिन्नता का क्या कारण है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है मुद्रा में कमी, जोखिम में भिन्नता, उत्पादकता में भिन्नता, और मुद्रा का भिन्नता प्रयोग। ठीक है, यानी कि भिन्नता का मतलब है विभिन्न प्रयोग। ओके, तो जो आपका सबसे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्पादकता में भिन्नता। ठीक है, यानी उत्पादकता में भिन्नता, तो सबसे राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे कि यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्यरत हो तो निम्न में से कौन सा कारण मुद्रास्फीति को जन्म देगा। यानी कि जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति हो तो उस समय मतलब मुद्रास्फीति का कौन सा कारण जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, निजी निवास के स्तर में कमी। ऑप्शन बी है श्रम की उत्पादकता में वृद्धि। ऑप्शन सी है आयात की मात्रा में वृद्धि, और ऑप्शन डी है अप्रत्यक्ष करों में कमी। तो जो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अप्रत्यक्ष करों में कमी। देखिए, यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्यरत हो तो अप्रत्यक्ष करों में कमी के कारण ही मुद्रास्फीति मतलब कि मुद्रास्फीति का इसी के कारण मुद्रास्फीति का जन्म होता है। यदि मुद्रा की पूर्ति पूर्ण रोजगार स्तर से आगे बढ़ जाती है तो उत्पादन करना बंद हो जाता है। ठीक है, और मुद्रा पूर्ति के साथ कीमतें समानुपात में बढ़ती हैं केंद्र के अनुसार। ये असली स्फीति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है 24 नंबर का, निम्न में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। तो नहीं को आपको विशेष ध्यान देना है। निम्न में से कौन सा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। आपके ऑप्शन है ए जे एस मिल, ऑप्शन बी जेबी से, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, और जो डी है ऑप्शन उसमें है जे एम किन्स। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जे एम किन्स। ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यानी देखिए, जो जे एस मिल हैं, जो जेबी से हैं, वो एडम स्मिथ हैं, वो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, जो जेबी से हैं और जे एस मिल हैं और एडम स्मिथ हैं, वो क्या हैं, वो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं। और रोजगार की क्लास की सिद्धांत की अवास्तविक धारणाओं के कारण केंद्र ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना भी की थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जे एम किन्स वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो है 25 नंबर का, ठीक है। यानी कि परिमाणात्मक शाख नियंत्रण विधि को चुनें। यानी कि कौन सी परिमाणात्मक शाख नियंत्रण की विधि है, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष कार्यवाही, ऑप्शन बी है नैतिक अनुनय, यानी कि नैतिक अनुनय, ठीक है, अनुनय। और तीसरा जो ऑप्शन सी है वो है परिवर्तनीय जमा अनुपात, और जो ऑप्शन डी है वो है नगद जमा अनुपात। तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, परिवर्तनीय जमा अनुपात, ठीक है। परिवर्तनीय जमा अनुपात है जो वो परिमाणात्मक शाख नियंत्रण की विधि है। परिमाणात्मक शाख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं और संविधिक तरलता अनुपात तथा परिवर्तन नगद आरक्षण अनुपात का सहारा लिया जाता है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है 26 नंबर का। तो इसमें है एम वी बराबर पी टी में वी तथा एम बराबर के पी टी में के यानी किस प्रकार के हैं, ठीक है। एक समान है, या फिर एक दूसरे से संबंधित नहीं है, या फिर एक दूसरे से संबंधित हैं, या फिर एक दूसरे के प्रतिलोम है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसका जो सबसे राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि एक दूसरे के ये प्रतिलोम है, ठीक है। ये जो समीकरण है, जो रॉबर्टसन जी का समीकरण है, रॉबर्ट रॉबर्टसन जी का जो समीकरण है वो क्या है, एम बराबर के पी टी, ठीक है। तो ये रॉबर्टसन जी का समीकरण, या फिर आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि पी बराबर एम एम बाई बाई के टी, ठीक है। जिसमें से P बराबर टी में सम्मिलित वस्तुओं का मूल्य स्तर है, और जो टी है वो एक वर्ष में क्रय की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा है, ठीक है। और जो जो के है वो क्या है, वो नगद के रूप में टी का वह भाग है जिन पर लोग लोग अधिकार रखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 28 नंबर। अन्य चीजें स्थिर रहने पर बैंक दर में वृद्धि का तात्पर्य क्या है। यदि जब अन्य चीजें स्थिर रहती हैं तो बैंक दर में वृद्धि का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है आयात प्रोत्साहित है, ऑप्शन बी है निर्यात प्रोत्साहन है, और नंबर सी है विदेशी पूंजी आकर्षण है, और ऑप्शन जो डी है वो है निजी निवेश में कमी, ठीक है। तो जो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि निजी निवेश में कमी, ओके। तो जो अन्य चीजें स्थिर रहने पर जब बैंक दर में वृद्धि का जो तात्पर्य होता है वो होता है निजी निवेश में कमी। यानी जब बैंक दर जब ऊंची होने पर निवेशक निवेश हानि के भय से नहीं करते हैं, ठीक है। निवेशक जो बैंक जब दर जब ऊंची होती है तो जो निवेशक होते हैं वो हानि के उनके अंदर हानि का भय होता है कि कहीं हमें हानि ना हो जाए, इसलिए वो जो व्यय है वो निवेश जो नहीं करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण क्या है। यानी कि जो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति है उसका क्या कारण है। ऑप्शन है बचत प्रवृत्ति में वृद्धि, ऑप्शन बी है निवेश में वृद्धि, ऑप्शन डी है कच्चे माल में कमी, और ऑप्शन सी है कच्चे माल में कमी, और जो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो इसका सबसे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कच्चे माल में कमी, ठीक है। लागत में हुई वृद्धि के कारण पैदा हुई मुद्रास्फीति को लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। इसमें मूल्य स्तर में वृद्धि समग्र मांग में वृद्धि या अधिकता के कारण नहीं होगी, बल्कि उपादान लागत में किसी अंग जैसी ये जैसी मजदूरी लागत लाभ जैसे कच्चा माल आदि के कारण होती है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा बिक्री कर। यानी कि इनमें से बिक्री कर है तो इनमें से कौन सा बिक्री कर है, यानी कि प्रत्यक्ष है या फिर अप्रत्यक्ष है, या फिर दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ये तो फिर दोनों है, या तो फिर इनमें से
कोई नहीं है। तो आपके हिसाब से कौन सा होगा? तो जो देखिए जो बिक्री कर होता है ना, वो होता है क्या? अप्रत्यक्ष कर, ठीक है? अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो बिक्री कर होता है। जब कर का भार एवं दबाव एक ही व्यक्ति पर पड़े, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहते हैं उसे। यदि कर का दबाव या भार यानी कि पृथक व्यक्तियों पर पड़े, तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। यानी कि जिसके ऊपर डाला जाए उस पर नहीं, वो दूसरे पे डाल देता है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे जैसे व्यवसाय पर कर, अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है जैसे व्यवसाय पर कर, बिक्री कर, सीमा कर, मनोरंजन एवं जुए पर लगे कर, ठीक है? तो ये सब किसके हैं? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा? अगला यहाँ से 1 नंबर से देखेंगे, 1 नंबर से देखेंगे कि 1 नंबर से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य सरकार के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि जो राज्य सरकार है, उसकी जो इनकम है, उसका मुख्य क्या कारण है? यानी कि आयकर है या फिर बिक्री कर है या फिर एक्साइज़ ड्यूटी है या फिर राजस्व कर है, ठीक है? तो जो राज्य सरकार के लिए जो आय का मुख्य स्रोत है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिक्री कर। जो बिक्री कर है, वो राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है संसद में आम बजट के अतिरिक्त कौन-सा दूसरा बजट प्रस्तुत होता है? ठीक है? तो आपको कमेंट में बताना है कि आम बजट के अतिरिक्त संसद में दूसरा बजट कौन-सा प्रस्तुत होता है? तो आपके ऑप्शन हैं रक्षा बजट, रेल बजट, स्वास्थ्य बजट या शिक्षा बजट, ठीक है? तो जो सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेल बजट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। रेल बजट जो होता है वो आम बजट के अतिरिक्त दूसरा ये बजट है जो प्रस्तुत होता है संसद में, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यानी कि अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में आ चुका है, ठीक है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी 2025 में ये आ चुका है, ठीक है? तो इसको बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। तो आपके ऑप्शन है जोसिया स्टैम्प्स, ऑप्शन बी है एफ सिराज, ऑप्शन सी है एच डाल्टन और ऑप्शन डी है बीपी अदरकर, ठीक है? तो आपको जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डाल्टन, यानी कि डाल्टन जो है वो अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत के प्रतिपादक है, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है 4 नंबर का। तो ये है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कर के मौद्रिक भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी जब एक व्यक्ति पर कर का दबाव पड़ता है या फिर कहें मौद्रिक भार जब एक व्यक्ति पर पड़ता है तो जिस पर पड़ता है वो उसका वहन नहीं करता है, वो दूसरे पे टाल देता है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है? तो ये ऑप्शन ये करापात है, करापात करापात या फिर कर विवर्तन है या फिर कराघात है या फिर कर का स्थानांतरण है, ठीक है? तो जो सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? कर विवर्तन, ठीक है? या इसे कर विवर्तन भी कह सकते हैं, कर कर विवर्तन, ठीक है? तो ये 2011 में टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से भारत के योजना व्यय का हिस्सा है, यानी कि जो योजना व्यय का हिस्सा है जो वो उसमें से कौन सा है? यानी जन सुविधाओं पर होने वाला व्यय, प्रतिरक्षा व्यय या केंद्र सरकार का ब्याज भुगतान या फिर आपका ऑप्शन डी है अनुदान व्यय से अप्रत्यक्ष, ठीक है? तो जो ऑप्शन आपका सबसे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो इसका सबसे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जन सुविधाओं पर होने वाला व्यय। जन सुविधाओं पर होने वाला व्यय ये सबसे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है
छठवां नंबर वो है निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। तो इसके पहले हमने बता दिया था कि अप्रत्यक्ष कर के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो आप देखकर ही समझ गए होंगे कि अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है सीमा शुल्क, ऑप्शन बी है निगम कर, ऑप्शन सी है संपत्ति कर, और जो ऑप्शन डी है वो है उपहार कर। ठीक है। तो जो भारत में लगाए जाने वाले मुख्य, ये अप्रत्यक्ष कर कह सकते हैं या फिर परोक्ष कर भी कह सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर जो है तो वो है सीमा शुल्क। ठीक है। और उत्पाद कर भी होता है, और बिक्री कर भी होता है। ठीक है। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? अप्रत्यक्ष कर के। ठीक है। इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी सीमा शुल्क। तो ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। और जो प्रत्यक्ष हैं बाकी सब ये प्रत्यक्ष हैं। निगम कर, संपत्ति कर और ये उपहार कर, ये सभी कैसे हैं? प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष। ठीक है। और जो ए है वो अप्रत्यक्ष है। ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। कर लगाने का मुख्य उद्देश्य, यानी कि जब सरकार हमारे ऊपर कर लगाती है तो उसका क्या कारण होता है, क्या उद्देश्य होता है सरकार का। ठीक है। ऑप्शन ए है धन संचय को रोकना, यानी जैसे हम धन अपने पास इकट्ठा करते हैं उसको रोकना, या फिर काले धन को कम करना, ऑप्शन डी है धन के प्रवाह को रोकना, या फिर सरकार का वित्त पोषण करना। ठीक है। तो जो इसका सबसे राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। ठीक है। सरकार का वित्त पोषण करना। ठीक है। तो प्रोफेसर व्हीलर ने कहा था कर लगाने का मुख्य उद्देश्य राज्य के लिए आय प्राप्त करना है, लेकिन कुछ विशेष क्रियाओं का नियमन करना, किसी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करना, या एक साथ ही आय एवं दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है। तो ये व्हीलर ने कहा था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है किसी देश का व्यापार संतुलन किसके बराबर, यानी कि किसके बराबर होता है। ऑप्शन ऑप्शन भी है आपके पास। ऑप्शन ए हो जाएगा भुगतान संतुलन के बराबर होता है। इसमें व्यापार संतुलन दिया है। ठीक है। व्यापार संतुलन किसके बराबर होता है? तो भुगतान संतुलन के, या फिर भुगतान संतुलन प्लस शुद्ध शुद्ध अदृश्य वस्तुओं के बराबर होता है, या फिर भुगतान संतुलन माइनस शुद्ध अदृश्य वस्तुओं के बराबर होता है, या फिर ऑप्शन डी निर्यात माइनस आयात के बराबर होता है। तो जो इसका सबसे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि निर्यात माइनस आयात के बराबर होता है। एक देश के व्यापार संतुलन का संबंध केवल दृश्य वस्तुओं के निर्यात मूल्य एवं आयात मूल्य से होता है। ठीक है। व्यापार शेष निर्यात एवं आयात मूल्यों का अंतर मात्र होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 9 नंबर का। दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण, यानी कि जब दो देश आपस में जो व्यापार करते हैं तो वो किस उद्देश्य से, यानी उनका क्या कारण होता है, क्या उद्देश्य होता है व्यापार करने का। ठीक है। तो आपके ऑप्शन है सापेक्षिक लागत में अंतर, ऑप्शन बी है निर्यात की आवश्यकता, या फिर ऑप्शन सी है लागत में समान अंतर, या फिर ऑप्शन डी है वस्तुओं का अभाव। ठीक है। तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सापेक्षिक लागत में अंतर। ठीक है। तो जब दो देशों के मध्य व्यापार का जो मुख्य कारण होता है वो होता है सापेक्षिक लागत में अंतर, यानी कि सापेक्षिक यानी इसको तुलनात्मक लागत में अंतर भी कह सकते हैं। ठीक है। तुलनात्मक लागत में अंतर। और जो तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था किसने? रिकार्डो ने। ठीक है। तो रिकार्डो ने दिया था तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत। ठीक है। तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सापेक्षिक लागत में अंतर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 10 नंबर का वो है माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है, यानी कि माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत था तो माल्थस ने क्या बताया था कि जब मनुष्य की जो जनसंख्या वृद्धि दर है किस रूप में यानी कि बढ़ती है। ठीक है। यानी कि समांतर श्रेणी में बढ़ती है, या फिर गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, या फिर हरात्मक श्रेणी में बढ़ती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सबसे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में। तो जो मनुष्य की जो जनसंख्या है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है।
ठीक है? और जो खाद्यान्न में वृद्धि होती है, तो वो किस रूप में बढ़ती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो किस रूप में बढ़ती है। तो इस वो जो खाद्यान्न में वृद्धि होती है वो समांतर श्रेणी से बढ़ती है, और जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ती है। तो इसमें जनसंख्या के विषय में बताया था कि जनसंख्या किस रूप में बढ़ती है, तो हमारा ऑप्शन होगा गुणोत्तर श्रेणी से। यदि हमें खाद्यान्न पूछता तो हमारा ऑप्शन ए हो जाता सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके बढ़ने से आर्थिक वृद्धि होती है? यानी कि ऑप्शन दिए है कि किसके बढ़ने से आर्थिक वृद्धि होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा पूंजी उत्पादन अनुपात, ऑप्शन बी हो जाएगा पूंजी श्रम अनुपात, और ऑप्शन सी हो जाएगा उपयोग प्रवृत्ति, और जो ऑप्शन डी है वो हो जाएगा बचत प्रवृत्ति। ठीक है। तो उपभोग प्रवृत्ति में होने पर उपभोग प्रवृत्ति जो जब बढ़ती है तो उसमें आर्थिक वृद्धि उससे होती है। ठीक है। तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयोग प्रवृत्ति। ठीक है। तो उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होने पर आर्थिक वृद्धि होती है। जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो उनकी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, जो आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, निम्न में से कौन आर्थिक विकास में अवरोधक है? ठीक है। तो जो आर्थिक विकास में अवरोधक के रूप में है वो क्या है? ठीक है। आपके ऑप्शन है पूंजी निर्माण की निम्न दर, ऑप्शन बी है गरीबी का दुष्चक्र, ऑप्शन सी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवरोधक, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ठीक है। तो जो पूंजी निर्माण की निम्न दर, गरीबी का दुष्चक्र एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवरोधक, तो ये सभी आर्थिक विकास के मुख्य अवरोधक हैं। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरयुक्त सभी। ठीक है। इसके अतिरिक्त आर्थिक असमानताएं भी होती हैं, बेरोजगारी भी होती है, स्फीतिकारी प्रवृत्तियां भी होती हैं, और अशिक्षा, ये सभी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर। भारत में जनसंख्या वृद्धि निम्न में से बढ़ने से प्रभावित होती है। यानी कि जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो किसके बढ़ने से प्रभावित होती है? मृत्यु दर, लिंगानुपात, वृद्ध तथा बच्चों की संख्या एवं जनसंख्या की वृद्धि दर। तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृद्ध तथा बच्चों की संख्या। ऑप्शन सी, वृद्ध तथा बच्चों की संख्या। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ सूचक है। तो जो आर्थिक विकास का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सूचक है वो क्या है? अधिक से अधिक उद्योग, या फिर उच्च जीवन स्तर, या फिर उच्च प्रति व्यक्ति आय, या फिर यातायात के आर्थिक साधन। ठीक है। तो इसका जो सबसे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि उच्च जीवन स्तर। ठीक है। तो जो आर्थिक विकास का सबसे श्रेष्ठ सूचक है वो है उच्च जीवन स्तर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः मौजूद होती है। यानी कि जो मौसमी बेरोजगारी वो मुख्यतः किन क्षेत्रों में मौजूद होती है? ठीक है। ऑप्शन ए है निजी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है सार्वजनिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी है कृषि के क्षेत्र में, और ऑप्शन सी है कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन डी है बैंकों में। तो इसका जो देखिए, जो ये जो कृषि है ना, ये मौसम के हिसाब से चलती है। ठीक है। यदि अच्छे समय में बारिश हो गई तो फसल अच्छी होगी, या फिर यदि बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो फिर सब बारिश नहीं हो पाएगी। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में मौजूद होती है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। मौसमी जो बेरोजगारी होती है वो किसी भी विशेष मौसम या अवधि में प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र में समानता कितने परसेंट, यानी कि 7 से 8 माह ही काम चलता है इसमें, तथा विशेष महीनों में खेती में लगे व्यक्तियों को बेकार बैठना पड़ता है इसमें,
ये कृषि क्षेत्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, वो है भारत में छुपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः संबंधित है। यानी कि जो छुपी हुई बेरोजगारी है वो मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए है कृषि के क्षेत्र में, और ऑप्शन जो बी है वो है ग्रामीण इलाके से, और ऑप्शन डी है फैक्ट्री से, और जो ऑप्शन डी है वो है शहरी इलाके से। तो जो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृषि के कृषि क्षेत्र से। तो जो भारत में जो छुपी हुई बेरोजगारी आप इसे कह सकते हैं, या फिर आप इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कह सकते हैं। तो ये मुख्यतः कृषि से संबंधित होती है, ठीक है। प्रोफेसर रैगनर नक्स तथा आर्थर लुईस ने प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा का विकास के संदर्भ में प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा स्रोत भारतीय कृषकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो भारतीय कृषकों के लिए क्या है। यानी कि ऑप्शन ए है महाजन, ऑप्शन बी है सहकारी साख समितियां, ऑप्शन सी है व्यावसायिक बैंक, और जो ऑप्शन डी है वो है सरकार, ठीक है। तो जो भारतीय कृषकों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ स्रोत है, या फिर स्रोत कह सकते हैं इसको, स्रोत है जो, वो है व्यावसायिक बैंक। यानी कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो, वो है 17 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता है। ऑप्शन ए है सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन बी है आर्थिक योजना का प्रयोग, ऑप्शन सी है निजी क्षेत्र के बाजार तंत्र का प्रयोग, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो मुख्य विशेषता है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसमें कुछ निजी क्षेत्र का भी अस्तित्व हो और जिसमें कुछ सार्वजनिक क्षेत्र का भी अस्तित्व हो, ठीक है। जो कि भारत में आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था ही देखने को मिलती है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता यही होती है कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र सह अस्तित्व दोनों, मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आज़ादी के बाद एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के विकास से उसका ये स्वरूप बना है भारतीय अर्थव्यवस्था का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय कृषि से संबंधित है। यानी कि आपको पहले ही इससे बता चुके हैं कि छुपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा छुपी हुई बेरोजगारी, ऑप्शन डी हो जाएगा उच्च उत्पादकता, और जो ऑप्शन सी है बड़े किसानों की अधिकता, और जो ऑप्शन डी है वो है मानसून की अनिश्चितता। तो दोस्तों इसमें से 2 ऑप्शन सही होंगे, लेकिन आपको बताना है कि 2 ऑप्शन कौन से सही होंगे। तो जो भारतीय कृषि में जो मुख्यतः संबंधित है वो है, एक तो हो जाएगा छुपी हुई बेरोजगारी जो आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। और जो दूसरा होगा मानसून की अनिश्चितता। ये दोनों ही भारतीय कृषि कृषि से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएँगे। ऑप्शन ए ऑप्शन ए व ऑप्शन डी, ठीक है? दोनों सही हो जाएँगे। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो है भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। यानी कि जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है, वो कौन-सा है? तो आपके ऑप्शन हैं वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी है कागज़ उद्योग, ऑप्शन सी है हथकरघा उद्योग, और ऑप्शन डी है जूट उद्योग, ठीक है? तो जो देखिए जो वस्त्र उद्योग तथा जूट उद्योग वो बड़े उद्योग हैं, ठीक है? जबकि जो हथकरघा उद्योग है वो लघु उद्योग है, जो पहली पंचवर्षीय योजना के 3 नए अलग-अलग बोर्ड स्थापित किए गए थे। एक था अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1952 में, और जो दूसरा था वो था अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1992 में, 1952 में, और जो तीसरा है वो था अखिल भारतीय खादी और
ग्रामोद्योग बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1953 में। ये हथकरघा उद्योग के महत्वपूर्ण लघु उद्योग हैं, ठीक है? तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हथकरघा उद्योग, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है अंत्योदय योजना संबंधित है, यानी कि अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान से, ऑप्शन बी है स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन से, ऑप्शन सी है गाँवों के पेयजल आपूर्ति से। तो आपको इन्हीं में आंसर बताना है, 3 ही आपको ऑप्शन दिए दे रहे हैं, ठीक है? तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी कि समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान से संबंधित है अंत्योदय योजना, ठीक है? अंत्योदय योजना है जो ये समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान से संबंधित है। ये जो अंत्योदय योजना है, इसका जो शुभारंभ किया गया था वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कब किया था? 25 25 दिसंबर 25 दिसंबर 25 दिसंबर सन सन 2000 को, ठीक है? सन 2000 को इन्होंने अपने 76वें यानी कि 76वें जन्म दिवस पर जन्म दिवस के अवसर पर शुरू किया था, ठीक है? 25 दिसंबर सन 2000 को, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अगला है हरित क्रांति नाम संबंधित है, यानी कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से संबंधित है या फिर इसमें विग्ध लिख गया है दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध, ठीक है? या फिर दुग्ध से संबंधित है या फिर ये फिर चारा उत्पादन से संबंधित है या फिर औद्योगिक उत्पादन से संबंधित है, ठीक है? तो जो हरित क्रांति ये है ना, हरित क्रांति, ये कृषि उत्पादन से संबंधित है, ठीक है? हरित क्रांति का श्रेय अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई. बोरलॉग को है और जो भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? एम. एस. स्वामीनाथन को, ठीक है? तो आपको लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वो है किसी किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? यानी कि जो भारतीय पंचवर्षीय योजनाएँ हैं, वो किस देश के मॉडल पर आधारित हैं, ठीक है? यानी कि किस देश से आप यूँ भी कह सकते हैं कि किस देश से ली गई हैं। आपके ऑप्शन है अमेरिकी योजना से संबंधित है, चीनी योजना से संबंधित है या फिर सोवियत योजना से संबंधित है या फिर ब्रिटिश योजना से संबंधित है। तो जो भारतीय योजनाएँ हैं, वो सोवियत योजना प्रणाली पर आधारित हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो जो सोवियत संघ में जो योजना चलाई गई थी, वो स्टालिन ने 1920 में पंचवर्षीय योजना को सर्वप्रथम सोवियत संघ में लागू किया था। किसने? स्टालिन ने, ठीक है? स्टालिन ने कब किया था? 1900 1920 में, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और जो इसमें जो भारत में है तो उसकी पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी भारत में? भारत में हुई थी 1951 से, ठीक है? 1951 में भारत में शुरू हुई थी और जो सोवियत संघ में शुरू हुई थी वो स्टालिन ने किया था 1920 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कि सार्वजनिक जो पुस्तकालय है वो किस प्रकार की वस्तुएँ हैं, ठीक है? मुक्त वस्तुएँ हैं या फिर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है या फिर योग्यता वस्तु है या फिर सामूहिक वस्तु है, ठीक है? तो आपको बताना है कि ये कौन-सी वस्तु के अंतर्गत आता है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो आपका सबसे जो राइट आंसर है, वो हो जाएगा योग्यता वस्तु, ठीक है? तो जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वो योग्यता वस्तु का उदाहरण है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है अगला है जो सरकारिया आयोग का गठन निम्न पहलुओं के लिए किया गया था। यानी कि किसके लिए यो किया गया था जो सरकारिया तो इसमें जो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा वो केंद्र सरकार और जो ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्राज्यीय सरकार और जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो हो जाएगा एलआईसी के विघटन के लिए।
और जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि कर। तो जो केंद्र राज्य संबंध विचार करने तथा उसे दृढ़ता प्रदान करने के लिए सुझाव देने के लिए जून 1983 में न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। ठीक है, जैसे सरकारिया आयोग कहते हैं। इसका गठन कब किया गया था? तो 1983 में। ठीक है, 1983 में। ठीक है, तो जो इसका सबसे राइट आंसर है वो हो जाएगा केंद्र राज्य। ठीक है, केंद्र राज्य से संबंधित है। आप आपसे कोई यदि पूछता है कि सरकारी आयोग किससे संबंधित है, तो आपको बताना है केंद्र सरकार से संबंधित है। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार नहीं है, इसमें राज्य भी है। ठीक है, केंद्र राज्य दोनों है, केंद्र केंद्र व राज्य। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका गठन पूछें तो गठन होगा 1983 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। किस राज्य में सूखाग्रस्त इलाका अधिकतम है? जो सूखाग्रस्त इलाका है वो किस राज्य में सबसे अधिक है? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान, और ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो है कर्नाटक। तो वो सबसे जो सूखाग्रस्त इलाका है वो मिलता है कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण क्या है? यानी जो खाद्यान्न समस्या है उसका प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है अनाज की कम आपूर्ति। ठीक है, आप ऑप्शन बी है पोषण भोजन की कमी, और जो ऑप्शन सी है वो अनाज की अधिकतम कीमत, और जो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो भारत में खाद्यान्न समस्या का जो मुख्य कारण है वो है अनाज का अधिक कीमत। ठीक है, अनाज का जो है अधिक कीमत, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनाज की अधिकतम कीमत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है मणिपुर का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग, यानी जो मणिपुर का जो सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है वो कौन सा है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है हथकरघा उद्योग, आपका ऑप्शन बी है रेशम उद्योग, ऑप्शन सी है चमड़ा उद्योग, और जो ऑप्शन डी है वो है बांस तथा बेंत उद्योग। ठीक है, तो जो मणिपुर में जो बांस तथा बेंत उद्योग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे रेशम उद्योग का भी पर्याप्त विकास हुआ है। तो इसका जो सबसे राइट आंसर है वो हो जाएगा बांस तथा बेंत उद्योग। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि बांस तथा बेंत उद्योग। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है 28 नंबर। किस राज्य में अधिकतम सूखाग्रस्त क्षेत्र है? ये क्वेश्चन 2011 में 2 बार टीजीटी में आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपका आप देख के ही समझ गए होंगे कि सर्वाधिक जो सूखाग्रस्त इलाका है वो राजस्थान में है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है, यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है तो वो मांग को निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, नहीं को आपको विशेष ध्यान देना है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वस्तु की आय, इसमें गलत लिख गया है ऑप्शन दोस्तों। ये है व्यक्ति, वस्तु की कोई आय नहीं होती है, होती है तो व्यक्ति की आय होती है। ठीक है, व्यक्ति की आय। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा व्यक्ति की आय, या फिर ऑप्शन बी हो जाएगा वस्तु की कीमत, या फिर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वस्तु की लागत, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा संपत्ति। ठीक, तो जो इसका सबसे राइट आंसर है वो हो जाएगा वस्तु की लागत, ऑप्शन सी। जो व्यक्ति की आय है, वस्तु की कीमत है तथा संपत्ति संपत्ति को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की आय अधिक होने पर वह अधिक वस्तुओं का क्रय करेगा तथा कम होने पर कम वस्तुओं की मांग करेगा। इसी प्रकार जो वस्तु की कीमत कम होने पर मांग अधिक तथा कीमत अधिक होने पर मांग कम होती है। इसमें वस्तु की लागत तथा मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु की लागत। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, 30 नंबर का, वो है आय के आधार पर मांग की लोच डैश डैश के लिए मांग ऋणात्मक होती है। यानी जो आय के आधार पर जो मांग की लोच है, वो किस वस्तु में ऋणात्मक होती है, ठीक है? तो आपके ऑप्शन है आवश्यक वस्तु पर, ऑप्शन बी है निम्न श्रेणी की वस्तु पर, और जो ऑप्शन सी है वो है सामान्य वस्तु पर, और जो ऑप्शन डी है वो है गिवन वस्तु पर। तो दोस्तों, जो घटिया वस्तु की स्थिति में आय लोच ऋणात्मक होती है तथा उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ इन वस्तुओं की मांगी गई मात्रा में कमी आती है, ठीक है? तो इसका जो सबसे राइट आंसर होगा वो आप समझ गए होंगे, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गिवन वस्तु, ठीक है? वस्तु, ठीक है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।